नमस्कार दर्शकों, जिया न्यूज़ के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में हमारे साथ आज मौजूद हैं ऑल इंडिया वुमेन प्रेसिडेंट शोभा ओझा जी। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। शोभा जी, आपका जिया न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। चलिए, सबसे पहले तो मैं बात करूंगी कांग्रेस की करारी हार की। जिस तरह से अगर हम देखें, चाहे हम विधानसभा के चुनाव के नतीजे देखें या हम लोकसभा के देखें, तो जिस तरह से करारी हार हुई है, रीजंस तो बहुत सारे गिनाए जा रहे हैं, लेकिन आप क्या कहेंगी? देखिए, मैं तो समझती हूँ कि आज अगर हम जनता से जाके पूछें कि यूपीए की सरकार थी और आज एनडीए की सरकार है, क्या फ़र्क वो पा रहे हैं, तो वो ज़रूर आपसे कहेंगे कि हम ठगा महसूस कर रहे हैं। क्योंकि जिन मुद्दों को लेके भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा था, महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा था उसमें, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जिसकी मास्टरी है झूठ बोलने में, अफवाह उड़ाने में, उनने जनता को ये विश्वास दिलाया कि हम आएंगे तो महंगाई कम होगी और तमाम चीज़ों की कीमतें कम होंगी, जैसे पेट्रोल, डीजल, गैस के सिलेंडर और खान पान की चीज़ें। पर पिछले 50 दिनों में जब से सरकार आई है, इन सब चीज़ों की कीमतें तेज़ी से बढ़ी हैं। तो जो कीमतों पे चुनाव लड़ा गया था, महंगाई पे चुनाव लड़ाया गया था, और जनता इनकी बातों में आ गई, इनके बहकावे में आ गई, और जनता ने कोई चमत्कार की आशा इनसे रखी। और इसीलिए आप देखिए, पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं हैं, जिस प्रदेश में जहाँ भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व नहीं था, वहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के लोग जीते हैं। और अगर आज आप उनसे जाके पूछेंगे लोगों से कि क्या आप उस कैंडिडेट को जानते थे जिसको आपने वोट दिया, तो कहेंगे नहीं जानते थे, हमने तो कमल के फूल को वोट दे दिया क्योंकि हमसे वादा किया गया था, अच्छे दिन का वादा किया गया था। तो वो अच्छे दिन का सपना देखते हुए जनता ने वोट दिया, तो निश्चित ही कांग्रेस को करारी हार मिली। पर मैं समझती हूँ प्रजातंत्र में हार जीत प्रजातंत्र का अभिन्न अंग है और उसे हमें विचलित नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए, आप कह रहे हैं विचलित नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर बात करें तो कांग्रेस के कई नेता, पहले राजस्थान में हुआ, अब मैं बात करूंगी मध्य प्रदेश का ताज़ा उदाहरण है। काफ़ी सीनियर लीडर है गुफरान आज़म। उन्होंने 2 दिन पहले अभी कहा है कि उन्होंने बहुत सीरियस सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा 10 साल से सोनिया गांधी जी जो है वो कोशिश कर रही हैं कि राहुल गांधी को जो है वो एक लीडर के रूप में प्रोजेक्ट करें, बट उन्होंने इतने सारे सीरियस सवाल उठाए कि राहुल गांधी को जो है स्पीच देना नहीं आता, ही इज़ नॉट ए नेचुरल लीडर, और सब चीज़ जो है उनके ऊपर एक तरह से थोपा जा रहा है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? काफ़ी गंभीर आरोप है। अगर हम कहें तो इस तरह के जो स्वर हैं, अब वो धीरे धीरे अलग अलग जगह से उठने लगे हैं। मुक्ता जी, इसमें देखना ये ज़रूरी है कि ये स्वर कौन उठा रहा है। गुफरान आज़म जैसे व्यक्ति जो हर चुनाव के टाइम अलग पार्टी में पाए जाते हैं, कभी वो भारतीय जनता पार्टी में रहते हैं, कभी कांग्रेस में रहते हैं, कभी किसी पार्टी में रहते हैं। पहली बात तो हमको ये समझना होगा कि ये कौन लोग स्वर उठा रहे हैं, जिनका खुद का अता पता नहीं है कि वो कब किस पार्टी में रहते हैं, जो हरी घास जहाँ देखते हैं उस पार्टी में कूद जाते हैं। सत्ता से जुड़े हुए लोग हैं, कुर्सी से जुड़े हुए लोग हैं, जिनकी अपनी कोई स्वयं की कोई विचारधारा नहीं है। ऐसे लोग प्रश्न उठा रहे हैं। तो पहली बात तो ये प्रश्न उठाने वालों पर प्रश्न चिन्ह है बड़ा। दूसरा, जहाँ तक राहुल जी का सवाल है, आपको बता दूं कि राहुल गांधी एक नेचुरल लीडर है। जो राहुल गांधी नौटंकी नहीं है, राहुल गांधी फरेब नहीं है, राहुल गांधी वो व्यक्तित्व का नाम है जो सच्चा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो बनावटी नहीं है, जो कहते हैं वो करते हैं, और जिनकी सोच बिल्कुल साफ है, जिनको एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, जिनको ये बताने की ड्रामाबाजी करने की ज़रूरत नहीं है या डायलॉगबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वो व्यक्ति है जो वो कहता है, जो वो दिल से सोचता है। तो इसलिए राहुल गांधी बनावटी नहीं है। मैं बार बार कहूँगी, वो नेता है जिसने जब से वो पार्टी में आए हैं, उन्होंने सतत पार्टी के संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे सही लोगों को पार्टी में लाया जाए, इस और प्रयत्न किया है। और हमें पूरा विश्वास है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में ये पार्टी और मजबूत होगी। और हम, सत्ता ही सब कुछ नहीं है। सत्ता पाने में अगर हम ये सोचें कि जैसे गांधी जी ने कहा कि अंत जरूरी नहीं है, पर वो मार्ग भी जरूरी है जिसके द्वारा अंत तक पहुँचते हैं। अगर मार्ग गलत हो और अंत सही हो तो भी सब कुछ गलत है। तो उसी तर्ज पे राहुल जी
प्रयास कर रहे हैं कि हमको झूठ कह के, फरेब करके, लोगों को गुमराह करके सत्ता पाने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने उसूलों पे चल के, अपनी विचारधारा पे चल के, अगर जनता हमें सत्ता सौंपती है तो उसके लिए हम तैयार रहेंगे और जनता की सेवा करेंगे। इस सोच के साथ राहुल जी काम कर रहे हैं और हम सब उन्हें अपना नेता मानते हैं। चलिए, आप ये कह रही हैं कि ही इज़ अ नेचुरल लीडर, लेकिन जिस तरह से करारी हार हुई, कांग्रेस को लीडर मतलब ऑपोजिशन का दर्जा भी मिलने में अब स्ट्रगल करना पड़ रहा। एक पार्टी जो इतने सालों से है, इतने सालों से सत्ता में काबिज रही है, आज उसे जो है एक ऑपोजिशन की मतलब अगर हम कहें उसके लिए भी इतनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं जो है, जिस तरह से आपने प्रोजेक्ट किया था, कांग्रेस ने प्रोजेक्ट किया था, आखिर राहुल गांधी जी को तो प्रोजेक्ट तो किया गया था ना, राहुल गांधी वर्सेस मोदी तो थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, राहुल गांधी जी को मांग हुई थी कार्यकर्ताओं की तरफ से, हम भी मांग कर रहे थे कि राहुल गांधी जी को प्रोजेक्ट करना चाहिए, पर कांग्रेस की परंपरा रही है, कांग्रेस प्रजातंत्र में विश्वास करती है और कांग्रेस ने कभी भी अपना नेता, अब नहीं पहले भी शुरू से अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने प्राइम मिनिस्टर कभी प्रोजेक्ट नहीं किया। कांग्रेस की जीते हुए संसद अपना प्रधानमंत्री चुनते हैं और कभी भी पहले से प्रोजेक्ट किसी पर्सनालिटी को करके हमने न तो विधानसभा के चुनाव लड़े हैं न लोकसभा का चुनाव लड़ा है। तो मांग के बावजूद राहुल गांधी जी को कहीं भी प्रोजेक्ट नहीं किया गया था। मैं समझती हूँ किया जाता तो कहानी कुछ और होती। चलिए, अगर आप कह रही नहीं प्रोजेक्ट किया, लेकिन सब जितने एड्स जो थे, जो टीवी में, मीडिया में, होर्डिंग में हमने देखा था, तो प्रोमिनेंटली तो राहुल गांधी की तस्वीर थी। है वो नेता है हमारे। तो मैं यही तो मेरा सवाल था कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये एक डायनास्टी रूल के खिलाफ जो था पूरा वोट था एक तरह से? कतई। देखिए, आज भी इस देश की जनता समझती है कि गांधी परिवार का इस देश के लिए क्या महत्व है, वो देश की जनता आज भी समझती है। आप गांव में जाइए, ट्राइबल एरिया में जाइए, गरीबों में जाइए, आप पूछेंगे आज भी लोग इंदिरा जी को भी सम्मान करते हैं उतना ही, सोनिया जी का भी सम्मान करते हैं और राहुल जी और प्रियंका जी का भी उतना ही सम्मान। चलिए, आपने प्रियंका गांधी का नाम लिया तो यहाँ मैं पूछना चाहूँगी, जो अक्सर जो सवाल सबके मन में कौनता है, जिस तरह की पर्सनालिटी जो प्रियंका गांधी की है, आपको नहीं लगता कि अगर उनको आप लोग अगर जो है थोड़ा सा फ्रंट उसमें लाते तो कहीं ना कहीं जो आप कांग्रेस की तस्वीर जो होती वो पूरी अलग होती? देखिए, प्रियंका गांधी जी हमेशा से रायबरेली और अमेठी का चुनाव संभालती आई हैं और इस बार भी उन्होंने दोनों चुनाव उन्होंने ही संभाले। और ये तो प्रियंका गांधी जी को निर्णय लेना होगा कि वो कब सक्रिय राजनीति में आना चाहेंगी, पर निश्चित ही आएंगी तो उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा कांग्रेस को और ये पर निर्णय उनको स्वयं को लेना है। ठीक है, लेकिन जैसे एक जो परिस्थिति थी जिसमें सोनिया गांधी जी ने जो है निर्णय लिया और वो कांग्रेस को उन्होंने संभाला, एक समय जो है कांग्रेस बहुत ही क्राइसिस से गुजर रहा था, तब सोनिया गांधी जी बिकॉज शी वॉज अपोज टू पॉलिटिक्स, बट वो उन्होंने डिसीजन लिया, आगे आई, कमान संभाली, कांग्रेस फिर से जो एक तरह से अपने आप को वो संभाल पाई, मतलब कांग्रेस पार्टी फिर से दोबारा खड़ी हो पाई। तो आपको लगता है इस समय जब कांग्रेस की ऐसी, अगर ये शब्द इस्तेमाल कर सकते, जिस तरह की दूरदर्शा है कांग्रेस की, इसमें अगर प्रियंका गांधी को प्रोजेक्ट किया जाए तो कहीं ना कहीं उनकी जो पर्सनालिटी का जो करिश्मा है वो जो है उससे पार्टी को फ़ायदा होगा? देखिए, अभी फ़िलहाल मैं समझती हूँ कि पार्टी में जो इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है कि आखिर हम कहाँ फेल हुए, क्या कमियां हमें रही कि हम 44 पे आके सिमट गए, इस पे गहन चिंतन हो रहा और एंटनी कमेटी भी बैठी और एंटनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी है। तो मैं नहीं समझती कि अभी जो हमें कहना चाहिए बहुत दुर्दशा वाली स्थिति पार्टी के अंदर ऐसा नहीं है जो कि बाहर फैलाया जा रहा है। पार्टी के अंदर पार्टी अपनी हार से सबक जरूर ले रही पर फिर खड़ी हो गई है। हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सड़कों पे उतर आए हैं। चाहे जो कहना चाहिए कि जो कांग्रेस पार्टी थोड़ा सा सत्ता में सालों से रहने के कारण विरोध करना भूल गई थी, मुद्दों का विरोध जनता में करना भूल गई थी, चाहे वो व्यापम घोटाला ही उठाए, तमाम चीज़ें हैं, घोटाले हैं या अत्याचारों को लेकर हम सड़क पे उतर के लड़ना भूल गए थे। आज हमको समझ आ रहा है कि नहीं, हमारे से कहीं ना कहीं गलती हुई और हम फिर अपनी पुरानी इस पे आए हैं। अब हम फिर अपनी सड़कों पे ग्रास रूट पे ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, ज़्यादा वर्क करना हमने शुरू कर दिया है। तो मैं समझती हूँ सत्ता में ये 5 साल जो बाहर हम रहेंगे तो ये जरूर हमको अपना घर सुधारने का मौका देगा। मतलब एक सबक की तरह है और आप उसको हमने रियलाइज किया है और उसको एक्सेप्ट करने में हमें कहीं कोई संकोच नहीं है जी। लेकिन मेरा घर सुधारने की जरूरत ठीक है, लेकिन और ये समय हमें मिल गया है, ये 5 साल का समय मिल गया। लेकिन जो मैंने सवाल पूछा था
फिर से कि प्रियंका गांधी इस वक्त अगर आगे बढ़ के आती हैं तो आपको लगता है कि कांग्रेस में अचानक जो हम बात कर रहे हैं एकदम से जो है वो पार्टी में जान आ जाएगी, ऊर्जा आ जाएगी? देखिए, प्रियंका गांधी जी जिस तरह से सब चाहते थे सोनिया जी आए पॉलिटिक्स में, राहुल जी आए, उसी तरह हर कांग्रेस का कार्यकर्ता चाहता है कि प्रियंका जी भी आए आगे। पर जैसा मैंने कहा कि ये निर्णय उनको स्वयं को लेना होगा कि कौन से समय में आएंगी तो कौन से समय में वो आएंगी एक्टिव पॉलिटिक्स में, ये निर्णय पूरी तरह से उनको लेना है। मतलब आप ये मतलब कोई कार्यकर्ता तो हमेशा से मांग करते आए हैं पूरे परिवार के लिए कि वो चाहते हैं कि पूरा परिवार आए। और आप इस वक्त जो है बहुत इम्पोर्टेंट पोस्ट पे हैं। आपने 2 विधानसभा चुनाव लड़े हैं मध्य प्रदेश से 2003-2008 में, उसके बाद अलावा आपने मेयर का भी चुनाव लड़ा है। तो जिस तरह से मैं जो बात कर रही थी डायनेस्टी रूल की बात कर रही थी, आप ये चुनाव आप नहीं जीत पाए, बावजूद उसके आप हर वक्त जो है बहुत अच्छे पोस्ट पे रही हैं। कांग्रेस ने हर वक्त आपको अच्छा पोस्ट दिया है। चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना और संगठन, ये 2 अलग चीज़ें हैं। जहाँ तक चुनाव लड़ना और जीतने का सवाल है, मेरा दुर्भाग्य था कि मैं दोनों बार जब चुनाव लड़ी जब विपक्ष की लहर थी। देखिए, लहर में जीतना एक अलग बात होती है और एक विपक्ष में एकदम एंटी इनकम्पेंसिव वेव में खड़ा होना। जब अभी भी देखिए आप कांग्रेस के अच्छे धराशाह हो गए और बीजेपी के ऐसे लोग जीत गए जिन्हें कोई जानता तक नहीं है। तो ये तो एक प्रजातंत्र का, मैंने जैसा कहा कि ये एक भाग है, कभी बहुत सनशाइन है तो कभी अंधेरा है। तो इसी तरह दोनों चुनाव 2003 में भी मैं जब 10 साल की कांग्रेस सरकार के बाद जो दिग्विजय सिंह जी सरकार से जो लोगों की नाराज़गी थी, उसमें पहला चुनाव लड़ी। अगला चुनाव भी कोई बहुत अच्छा माहौल कांग्रेस के पक्ष में नहीं था, तब चुनाव लड़ी। दोनों ही चुनाव में 3 चुनाव, इवन मेयर का चुनाव मैंने बहुत विपक्ष में लड़ा। पर फिर आप देखिए कि तीनों मेरे चुनाव में अगर आप उठा के देखें कि कितने वोटों से कांग्रेस के कैंडिडेट हारे उसमें, तो आप पाएंगे कि तीनों चुनाव में मेरी हार बहुत ही सम्मानजनक थी। तीनों चुनाव में इंदौर में और इंदौर संभाग में सबसे कम वोटों से मैं हारी। तो वो, और जब पहला चुनाव में लड़ी विधानसभा, तब मैं जो 2003 का था, जो कि हमको बहुत ही कम सीट हम जीते थे और दिग्विजय सिंह जी की सरकार को उखाड़ फेंक के उमा भारती जी ने सरकार बनाई थी। उसमें जब इंदौर में सबसे ज़्यादा 60,000 वोट से 75,000 वोट से हारे थे लोग, तब मैं 20,000 से हारी थी। और उसका अगला चुनाव जब मैं लड़ी 2008 में, तो मैं केवल 5,000 वोट से हारी, यानी मैंने 15,000 वोट कवर करे थे। तो ये अपने आप में दिखाता है कि जनता मुझसे नफरत नहीं करती है। कहीं ना कहीं इनफाइटिंग, पार्टी के अंदर पार्टी के बाहर बहुत सारे इश्यूज रहते हैं जो एक चुनाव को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसलिए मैं ये नहीं कहती कि और चुनाव हारने से मैं कहीं ये नहीं समझती कि किसी की संगठनात्मक शक्ति कम हो जाती है। संगठन को चलाना एक अलग बात है और चुनाव लड़ना बिल्कुल अलग बात है। और जहाँ तक संगठन का सवाल है, मैं समझती हूँ मेरी पार्टी को मुझ पर पूरा विश्वास है, क्योंकि मैं छात्र संगठन से, युवा संगठन से, फिर महिला संगठन में आई हूँ। और मेरे को जब जब संगठन की कोई जवाबदारी दी गई है, मैंने पूरी मेहनत से, ताकत से उसमें जान फूकी है संगठन में। इसलिए मेरे नेता मुझे पर विश्वास करते हैं और जवाबदारी। चलिए, समय हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपनी चर्चा जो है ऑल इंडिया वुमेन प्रेसिडेंट की शोभा ओझा जी से जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आइए हम अपनी बातचीत आगे बढ़ाते हैं शोभा ओझा जी के साथ। शोभा जी, ये तो बड़ा अच्छा सा जवाब आपने अपने क्रिटिक्स को दे दिया कि चुनाव अगर हम हार गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमारे अंदर की जो क्वालिटीज़ है वो भी हार गई है। अभी आप एक बहुत बड़ी पोजीशन पे हैं, ऑल इंडिया वुमेन की आप प्रेसिडेंट हैं। इस वक्त जो माहौल है, जैसा मैं कह रही, कांग्रेस का जो माहौल है, क्या निराशा है? जाहिर सी बातें होगी, पार्टी जिस स्थिति में है, अपोजिशन की भी उसको जो है दर्जा नहीं मिल पा रहा है। आपका संगठन है वो क्या, मतलब कुछ आप सोच रही हैं, कुछ आपने तय किया है, किसी तरह से जो है आपका संगठन कोशिश कर रहा है कि कांग्रेस में जान फूंक दें, कुछ ऐसी कोई प्लानिंग है? देखिए मुक्ता जी, हर हार एक नया सबक सिखा के जाती है और आई सपोज फेलियर इज़ द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। तो हार से निराशित होने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने हार से सबक सीख के तुरंत स्ट्राइक बैक करने की ज़रूरत है। और महिला कांग्रेस ने वही किया। महिला कांग्रेस ने अपनी हार से सबक सीखा और आज मैं समझती हूँ 77 के बाद जब इंदिरा जी
पावर से जब उखाड़ फेंका था इंदिरा जी को, तब यूथ कांग्रेस इंदिरा जी का एक कवच बन के और इंदिरा जी को वापस सत्ता में लेके आई। उन्होंने सड़क पे लड़ाई लड़ी और एक मिसाल देश के सामने रही कि युवक इंदिरा जी के साथ थे और इंदिरा जी को वापस वो सत्ता में लेके आए। तो इस बार महिला कांग्रेस ने ये प्रण लिया है कि हम राहुल जी की कवच हैं, हम लड़ेंगे, हम सड़कों पे लड़ेंगे, हम इश्यूज़ को लेके लड़ेंगे, हम जनता के बीच में जाएंगे और एक बार फिर जो स्वर्णिम इतिहास है कांग्रेस का वो हम वापस लेके आएंगे और एक्सपोज करेंगे इस भारतीय जनता पार्टी की फरेबी सरकार। तो इसमें जैसे ये अगर आप ये तय कर रही हैं, ये आपका एजेंडा है, तो इसके लिए ज़रूर आपने एक रोड मैप तय किया होगा। बिल्कुल। तो किस तरह के रोड मैप आपने तय किए? क्योंकि अभी जो माहौल जो अगर हम देखें हमारी जो कंट्री का जो माहौल है, इसमें अभी बहुत ज़्यादा जो इश्यूज़ पे जो बात हो रही है वो हो रही है रेप पे, सेक्सुअल हैरेसमेंट पे, मोलेस्टेशन पे। तो महिलाओं का मुद्दा जो है इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है वो अगर हम कहें तो सबके एजेंडे में टॉप में है। तो आपका रोड मैप किस प्रकार का है? महिला अत्याचार इस देश में हमेशा से चर्चा का विषय रहा है। हम संगठन बहुत सारे हैं इस देश में, राजनीतिक महिला संगठन भी हैं, सामाजिक महिला संगठन भी हैं, पर जब महिला अत्याचार की बात आती है हम जो राजनीतिक संगठन की अगर मैं बात करूं तो हम बहुत सोच समझ के बोलते हैं। राजनीतिक संगठन जहां उनकी जैसे सरकारें हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करूं या दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें या कोई भी पार्टी की बात करें, अगर उनकी सरकारें और वहाँ महिला अत्याचार होता तो वो चुप्पी साध जाते हैं। और जहाँ उनकी सरकारें नहीं होती, आज बीजेपी शोर मचाती है यूपी में महिला अत्याचार को लेकर, रेप को लेकर, पर मध्य प्रदेश में वो चुप हो जाते हैं। तो महिला कांग्रेस ने ठाना है और महिला कांग्रेस इसके लिए बिल्कुल कटिबद्ध है कि हम महिला अत्याचार, चाहे वो किसी की सरकार, चाहे कांग्रेस की सरकार क्यों ना हो, कांग्रेस का कोई आदमी क्यों ना हो, सदस्य क्यों ना हो, जो महिला अत्याचार में लिप्त हो, चाहे कोई हो, हम ज़ीरो टॉलरेंस रखेंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे और हम महिलाओं के साथ खड़े हैं। ये पूरा विश्वास हम महिलाओं को दिलाएंगे। ये अच्छी बात कही आपने शोभा जी की, जो रेप के खिलाफ है सारे वुमेन ऑर्गेनाइजेशन को इकट्ठा होना पड़ेगा, अपने अपने पॉलिटिकल एफिलिएशंस को भूल के। ये बात तो सही है, लेकिन आपको क्या लगता है जिस तरह से हर आए दिन जो है एक नया स्टेटमेंट आता है, जिससे ऐसा लगता है कि लोग जो है महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है, चाहे वो मोलेस्टेशन है, चाहे वो ईव टीजिंग है या रेप है, उसको लेके बड़े हल्के हल्के स्टेटमेंट्स दे देते हैं। तो जब पॉलिटिशियंस ही इतने हल्के रूप में बात कह देंगे, कोई कह देता है आप नॉनवेज खा रहे हैं इसलिए रेप हो रहा, कोई कह रहा है कपड़े आप ऐसे पहन रहे हैं तो रेप हो रहा, मतलब कहीं कोई इस संवेदनशील मुद्दे पे कोई मतलब ऐसा लगता है कि जैसे कि कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस को ही थोड़ा सा सेंसिटिव बनाना पड़ेगा इस बहुत ज़रूरी मुक्ता जी, बहुत सही बात कही आपने कि जिस असंवेदनशीलता के साथ गैर जिम्मेदाराना बयान हमारे राजनीतिक लोग देते हैं इस इशू पे, वाकई मतलब शर्म आती है कि ये जनप्रतिनिधि हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, हमने तो इतनी तक मांग कर दी कि जो जनप्रतिनिधि गैर जिम्मेदाराना बयान दे महिला इश्यूज़ पे, महिला अत्याचार पे, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, उन पे भी एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए इस तरह की भाषा का, इस तरह के विचार व्यक्त करने पर। क्योंकि अगर जनप्रतिनिधि ही ऐसी भाषा बोलेंगे कि कम कपड़े पहनती हैं या रात को देर से आती हैं या हर रेपिस्ट के पीछे तो नहीं जाया जाता या रेप को रोकना असंभव है, इस तरह की जो भाषाएं बोलते हैं, या लक्ष्मण रेखा पार करेंगे तो रावण ले जाएंगे, इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई अवश्य होना चाहिए, कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए हम बात करते हैं अभी जो है, अभी आने वाले दिनों में, महीनों में जो है विधानसभा इलेक्शंस होने और काफ़ी जगह स्टेट्स में होने, जम्मू कश्मीर है, झारखंड है, महाराष्ट्र है, दिल्ली है। तो क्या देख रही हैं, क्या सोच रही हैं आप, क्या लग रहा है, क्या माहौल बन रहा है? अगर हम विधानसभा आने वाली स्टेट्स की बात करें, हरियाणा, महाराष्ट्र, इन सभी जगह है और करीब करीब सभी इधर कांग्रेस की सरकारें हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र हुआ, आपका जम्मू कश्मीर हुआ और झारखंड, 4 तो ये स्टेट्स हैं जहाँ कांग्रेस की सरकार है, बस दिल्ली है जहाँ सरकार नहीं है। तो हमारी कोशिश है, हरियाणा में हमने अपने जिला वाइज दौरे चालू कर दिए हैं, मैं खुद हर 6 ज़िले कर चुकी हूँ अभी 21 ज़िले में से, और हमने अपना काम चालू कर दिया। हरियाणा सरकार की जो उपलब्धियाँ उनको लेकर जनता के बीच में हम जा रहे हैं। ऐसी महाराष्ट्र में भी हमने अपने दौरे चालू कर दिए हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि जो केंद्र सरकार वादा करके आई थी और विफल हो रही है, उसको एक्सपोज किया जाए, उसको हाईलाइट करके उसको एक्सपोज किया जाए। साथ ही जो राज्यों में हमारी सरकार है और जो अच्छा काम हमने किया है
उसको जनता के बीच में जाके कंपेयर करा जाए कि केंद्र सरकार क्या कर रही है और राज्य शासन क्या। यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी, कई नेताओं से जब बात होती कांग्रेस के तो वो सब अब जो है एडमिट करने लगे हैं कि ये जो आपका इलेक्शंस था, ये जो लोकसभा इलेक्शंस में उसमें कांग्रेस जो है वो उसके हार का एक जो मेजर कारण था, जो बड़ा कारण था, वो ये था कि कहीं ना कहीं आप लोग जो है, हम अगर जिस तरह से कहें, आप लोग टेक savvy नहीं हो पाए, यू आर नॉट इन पेस विद द टाइम, आप टाइम के साथ नहीं है। और वो बीजेपी जो है वो उसको जो है उसमें वो बहुत वो अपने आप को वो बहुत आगे रह गई और कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे रह गई। वो अभी भी कांग्रेस जो है अपनी जो परंपरागत जो इलेक्शंस लड़ते हैं उसमें अभी तक उसी में रह पाई, तो उसके कारण जो आप लोगों को बहुत बड़ा नुकसान। बिल्कुल मैं मानती हूँ इस बात को कि जो आज के समय में फेसबुक हुआ, ट्विटर हुआ, व्हाट्सएप हुआ, इन सब जो सोशल मीडिया का हम लोग उपयोग नहीं कर पाए और बीजेपी ने आउटसोर्स करके बहुत अच्छे से उसका उपयोग लिया। पर आने वाला समय बताएगा मुक्ता जी कि सोशल मीडिया ही बीजेपी को मारेगी, क्योंकि जिस तरह से एक रिवर्स गियर चालू हो चुका है, जो एक समय में हंसी उड़ाते थे कांग्रेस की, अब वही ट्विटर पे, वही फेसबुक पे, वही व्हाट्सएप पे लगातार बीजेपी के खिलाफ माहौल बनना शुरू हो गया है। तो मैं समझती हूँ कि अब इन चीज़ों का भी उपयोग, क्योंकि युवा वोटर बहुत हैं और युवा पूरे टाइम इसी पे रहता है, तो इसका उपयोग पॉलिटिकल पार्टीज़ को अब करना शुरू करना चाहिए। चलिए हम बात करते हैं अभी जो इशू जो इन दिनों जो छाया हुआ है, वेद प्रकाश वैदिक जो है वो छाए हुए हैं एकदम, जो है अगर हम कहें, चाहे उसको कंट्रोवर्सी के रूप में देखें या जिस तरह से हम देखें, जो वो मिल के आए हैं एक आतंकवादी से, और जो रोज़ एक नया स्टेटमेंट आ रहा है, क्या इस पे कहेंगी आप? देखिए, एक तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि वैद प्रताप वैदिक जी एक पत्रकार, बस एक पत्रकार के रूप में वहाँ गए, या उनके क्या कनेक्शन है, सरकार से उनका क्या रिलेशनशिप है, भारतीय जनता पार्टी से उनका क्या रिलेशनशिप है। कल ही उन्होंने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को बनाने में उनका भी योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। मैं तो वो मानती हूँ उस चीज़ को कि उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने प्रधानमंत्री, अगर आप पूरा कैंपेन उठा के देखें तो बाबा रामदेव के माध्यम से वैद प्रताप वैदिक जी, और जो आर्टिकल्स वो लिखते रहे, जो उन्होंने बहुत बड़ा योगदान, मैं कहूँगी कि उनका प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाने के पीछे, और उनका बहुत डीप रूटेड रिलेशनशिप आरएसएस से है। जिस परिवार से आते हैं, उनके पिताश्री जनसंघ के संस्थापक रहे हैं, उनका पूरा परिवार आरएसएस का रहा है, तो विचारधारा आरएसएस की है। तो इसलिए ये बात मैं इसलिए कहना चाहूँगी कि हम ये नहीं कह सकते कि बस वो एक केवल पत्रकार के रूप में वो आतंकवादी से इंटरव्यू ले रहे थे या वो उनसे मिलने गए थे। इसमें खोजबीन करना की आवश्यकता है कि आखिर सरकार का क्या रोल है और आखिर वैदिक जी किसके दूध बन के मिले थे। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहूँगी कि अभी एक जो पाकिस्तान में जो कई लेखक हैं, पत्रकार हैं, उन्होंने तक ये खुलासा किया है कि आप हाफिज सईद से मिल ही नहीं सकते, कोई व्यक्ति यूं ही जाके अपॉइंटमेंट लेके, पत्रकार भी नहीं मिल सकता, क्योंकि ही इज डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ आर्मी एंड आईएसआई। तो ये भी एक सवाल, बिल्कुल उसमें कई सवाल हैं और गंभीर सवाल हैं जिनकी तहकीकात होना अति आवश्यक है, क्योंकि ये मसला ऐसा नहीं है कि कोई किसी राजनेता से जाके मिल रहा है, आतंकवादी से मिल रहा है। और वैसे भी मुक्ता जी आपको बता दें, पाकिस्तान की सरजमी पर जब आप पैर रखते हैं, कोई भी पत्रकार रखता है या कोई भी व्यक्ति रहता है, आईएसआई उसको फॉलो करता है। तो मैं नहीं समझती कि या कोई इस बात को हजम करने को तैयार नहीं होगा कि केवल एक पत्रकार जाके एक सीधा एक आतंकवादी से क्या हमारे देश में कोई आके मिल सकता है? तो पाकिस्तान में तो मिलना संभव ही नहीं है। तो इसकी सही रूप से जांच होना अति आवश्यक है कि आखिर मकसद क्या था, सपोर्ट किसका था, सरकार के दूध बन के वो गए थे तो आखिर क्यों गए थे और इसके पीछे का मकसद क्या था, ये पता लगाना अति आवश्यक है। चलिए मैं यहाँ से अब आना चाहूँगी मध्य प्रदेश में जो है इन दिनों जो है व्यापम जो घोटाला है वो एकदम, अगर एक कहें तो एक बर्निंग टॉपिक है। व्यापम घोटाला जो है ये पिछले करीब लगभग 10-11 महीने से ये इशू चल रहा था। कांग्रेस इसको लगातार उठा रही थी, विधानसभा के समय भी उठा, लोकसभा के समय भी उठा, लेकिन पिछले एक महीने 20 दिन में जो है ये एकदम से, अगर हम कहें तो अपने क्रेसेंडो पे आ गया।
क्या लग रहा है ये अचानक क्या हुआ? कई बातें होती हैं। जो व्यापम घोटाला है जिसमें करोड़ों नवयुवक और युवतियों के जीवन में अंधेरा छाया है, जिसके कारण और आप देखेंगे तो ऊपर से लेके बीजेपी नीचे तक इसमें रमी हुई है। शिक्षा मंत्री अंदर चले गए, तमाम आरएसएस के कार्यकर्ता अंदर चले गए, तमाम जो मुख्यमंत्री जी के आजू बाजू लोग थे वो भी इसके घेरे में हैं। और पूरा ये मतलब पूरा बीजेपी मय घोटाला है, मैं कहूँगी बिल्कुल रंगा हुआ है बीजेपी से ये घोटाला। और इसमें तमाम कोशिश हम कर रहे थे, कांग्रेस चुनाव के पहले भी कर रही थी, चुनाव के बाद भी कर रही है, पूरी मेहनत से पूरे इसमें कागज निकाल रही है, पर कहीं ना कहीं जिस तरह से एक माहौल बनाना चाहिए था नहीं बन पा रहा था। पर हाँ, अब वो तेज़ी पकड़ गया और मुझे पूरा विश्वास है कि जो लोग हैं, मतलब हर पार्टी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी आपसी लड़ाई रहती है, या कोई मुख्यमंत्री बनना चाह रहा होगा और कुछ ऐसे भी लोग होंगे, तो निश्चित ही हम तो उनको सबको कहेंगे, आह्वान करेंगे कि समय है, लोहा गर्म है, मारिए, बदलाव होगा। तो ये आप किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? मध्य प्रदेश की नेताओं की ओर इशारा कर रही है या आप सेंटर की ओर इशारा कर रही हैं? मैंने कह दिया, वो तो समझने वालों पे वो समझ जाए कि समय सही है। और मैं समझती हूँ कि मुख्यमंत्री जी को इसकी सज़ा अवश्य मिलनी चाहिए, क्योंकि कई बच्चों ने इसमें आत्महत्याएं की हैं और ये बहुत गंभीर मसला है। कई जो डॉक्टर बन सकते थे, जो जिनको नौकरियां मिल सकती थी, इतनी मेहनत करने के बावजूद वो नहीं, उनके हाथ से वो चीज़ें खसक गई। और वो लोग जो जिन्होंने रिश्वत दी है उनको वो मिल गया, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चोट। यहाँ पे एक सवाल ज़रूर पूछूंगी, आप चूँकि मध्य प्रदेश से ही हैं, तो क्या मध्य प्रदेश में किसी डॉक्टर से बिना ये पूछे कि आप व्यापम के डॉक्टर हो कि कहाँ के, आप इलाज करवाएंगी? देखिए, मैं तो समझती हूँ कि वो मतलब इसमें वाकई मुक्ता जी, जितना हम लोग ऊपर देख रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा हुआ। मिडिल क्लास के बच्चे बेचारे जो मेहनत करते आए वो बेचारे वंचित रहे हैं। तो कहीं न, और जो बच्चे ये भी कहूँगी कि ठीक है, व्यापम के माध्यम से भी जिनने एडमिशन लिया, पर 5 साल फिर उन्होंने वहाँ कड़ी मेहनत करी और आज उनकी भी डिग्रियाँ छूट रही हैं। हाँ। तो कहीं ना कहीं नुकसान सबका हुआ है, सबका नुकसान हुआ है। और अब जो हो रहा है कि जो कल्प्रिट हैं, जो दोषी, उनके साथ तो पुलिस सख्ती नहीं कर रही, पर जो बच्चे हैं घर घर से, जिनका नाम भी आ रहा है, कहीं कुछ पता लग रहा है, घर से उठा के रात रात में ले जा रहे हैं। और मैंने तो सुना कि लड़कियों को तक रात रात को पुलिस उठा के ले जा रही, तो वो भी जाती है युवकों और युवतियों के साथ। शोभा जी, हमने इतनी बातें करी है आपके, अगर हम कहें प्रोफेशनल रोल के ऊपर, यहाँ पे मैं और आई एम श्योर दर्शक भी जानना चाहेंगे कि जब हम वुमेन से बात करते हैं तो उसका जो एक पर्सनल जो एक रोल होता है, माँ का जो होता है, एक वाइफ का होता है, वो भी इम्पॉर्टेंट होता है जितना कि प्रोफेशनल होता है। तो आप कैसे समय निकालती हैं, कैसे समय अपना डिवाइड करती हैं अपने घर परिवार के लिए, और साथ में इतना जो ये इम्पोर्टेंट दायित्व है आपके साथ? देखिए, घर परिवार का तो बहुत बड़ा रोल रहता है और बहुत बड़ा सैक्रिफाइस रहता है, मैं कहूँगी किसी भी राजनेता के जीवन में, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, और ख़ास तौर पे महिला के, क्योंकि पूरा परिवार फिर पति को साथ लेके चलना पड़ता है, उस पर बहुत ज़्यादा जवाबदारियाँ आ जाती। तो उसी तरह मेरे भी बच्चों का और मेरे पति का बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है आज जहाँ मैं हूँ उसमें, क्योंकि जो समय शायद मैं उनके साथ बिता पाती, आज मैं संगठन को पूरी तरह से दे रही हूँ। मेरे हस्बैंड इंदौर में ही रह रहे हैं और मैं दिल्ली में रह रही हूँ, और बच्चे मेरे साथ अभी यहाँ पढ़ रहे हैं। तो निश्चित ही सबका बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है, और मैं समझती हूँ बिना परिवार के सहयोग के कोई भी महिला राजनीति में आगे नहीं आ सकती। चलिए शोभा जी, आपने हमारे जिया न्यूज़ को अपना समय दिया, हमसे इतनी अच्छी बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जी, तो ये थी हमारी खास मुलाकात ऑल इंडिया प्रेसिडेंट शोभा ओझा जी के साथ, जिनसे हमने कई पहलुओं पे बात की, कई नेशनल मुद्दे थे और कई मध्य प्रदेश से भी रिलेटेड मुद्दे थे जिन पे हमने उनसे बातचीत की। अगले हफ्ते हम इस कार्यक्रम में एक नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार।